Dear students, most welcome of all you in online class. आज हम 10th क्लास में जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसमें इकोनॉमिक्स पार्ट में हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा है उसका नेम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो लास्ट पार्ट में हम जो सेक्टर्स का जो डिविजन्स हम करते हैं वो ओनरशिप के आधार पर हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो इन ओनरशिप के आधार पर हम सेक्टर्स को किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सेक्टर्स है उसको ओनरशिप के आधार पर हम प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करने के जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शंस, इसमें अंतर करने के जो पॉइंट्स है उनके आधार पर हम प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स को हम जो है इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, यानी प्राइवेट सेक्टर्स हम किसे कहेंगे और पब्लिक सेक्टर्स हम किसे कहेंगे। तो मीनिंग की दृष्टि से हम देखें तो in the private sectors, ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individuals or companies। अगर हम ओनरशिप के आधार पर प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो जो एसेट्स होते हैं और जो सर्विसेज होती है उनकी डिलीवरी कौन करता है, इसके आधार पर हम इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी एसेट्स के ऊपर जो ओनरशिप होती है वो या तो इंडिविजुअल्स की हो सकती है या किसी कंपनी की हो सकती है। जो एसेट्स है, एसेट्स का मतलब परिसंपत्ति, यानी जो भी परिसंपत्ति है, कंट्री की जो भी परिसंपत्तियां हैं उनके ऊपर जो ओनरशिप होती है, अगर वो इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है या कंपनीज के हाथ में होती है तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर्स कहेंगे। इसी प्रकार इन कॉन्ट्रास्ट पब्लिक सेक्टर्स की बात अगर हम करें, इन पब्लिक सेक्टर्स द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। अगर हम पब्लिक सेक्टर्स की बात करें तो जो कंट्री की जो एसेट्स होती है उनके ऊपर गवर्नमेंट का ऑन्स होता है, यानी देश की जितनी भी परिसंपत्तियों के ऊपर अगर कंट्रोल या स्वामित्व अगर गवर्नमेंट का है तो उसे हम पब्लिक सेक्टर्स कहेंगे। या फिर अगर सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करवाने वाली जो संस्था है वो गवर्नमेंट है तो उसको हम पब्लिक सेक्टर्स कहेंगे। तो इन पब्लिक सेक्टर्स द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स, ज़्यादातर एसेट्स के ऊपर गवर्नमेंट का ऑन्स होता है और प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। अगर सर्विसेज प्रोवाइड गवर्नमेंट करवाती है तो हम इसे पब्लिक सेक्टर्स कहेंगे। सेकंड है मोटिव, यानी प्राइवेट सेक्टर्स का मोटिव क्या है, गोल्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के आधार पर, मोटिव के आधार पर भी हम प्राइवेट सेक्टर्स को और पब्लिक सेक्टर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मोटिव के आधार पर हम किस प्रकार इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। यानी प्राइवेट सेक्टर्स की जो भी एक्टिविटीज होती है उनका जो मोटिव होता है वो अर्निंग प्रॉफिट्स, लाभ अर्जित करना होता है। यानी प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी एक्टिविटीज की जाती है
वो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। इनका जो मोटिव होता है, इनका जो गोल्स होता है, वो अर्निंग प्रॉफिट्स होता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स का जो मोटिव होता है वो लाभ अर्जित करना होता है। इसी प्रकार अगर हम पब्लिक सेक्टर्स की बात करें मोटिव की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से, गोल्स की दृष्टि से, तो द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इज नॉट जस्ट टू अर्न मनी। पब्लिक सेक्टर्स का जो पर्पज है वो मनी अर्न करना नहीं है। यानी पब्लिक सेक्टर्स जो भी एक्टिविटीज करती है उसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, बट आल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज टू द पीपल एट लो कॉस्ट। इसका मोटिव क्या होता है? पब्लिक सेक्टर्स का जो मोटिव होता है वो पीपल को लो कॉस्ट के ऊपर जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाना होता है। यानी पब्लिक सेक्टर्स में इस प्रकार की जो सर्विसेज होती है उनको पीपल को वो लो कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड करवाती है। सेकंड इसका जो डिस्टिंक्शंस पॉइंट है वो मोटिव है। अब थर्ड जो पॉइंट है उसके आधार पर इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसका, वो है एग्जाम्पल। यानी जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसके एग्जाम्पल्स अलग है और जो पब्लिक सेक्टर्स है उनके एग्जाम्पल्स अलग है। तो प्राइवेट सेक्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या है वो हम देखते हैं। तो पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं, पब्लिक स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल्स है वो इसमें प्राइवेट सेक्टर्स में आएंगे। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज कोई भी हो सकती है, कॉटन मिल हो सकती है या जूट मिल हो सकती है या और अदर कंपनीज हो सकती है, तो वो प्राइवेट सेक्टर्स में आएगी। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स, जो भी कोचिंग सेंटर्स है वो भी प्राइवेट सेक्टर्स में आएंगे। प्राइवेट स्कूल्स आएगी। शॉपकीपर्स, जो दुकानदार है, छोटे मोटे दुकानदार, शॉपकीपर्स है, वो भी प्राइवेट सेक्टर्स के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर्स है उसके एग्जाम्पल्स जो है वो है गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकारी स्कूल है वो पब्लिक सेक्टर्स में आता है। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स भी पब्लिक सेक्टर्स में आता है। डिस्पेंसरीज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशंस, रेलवेज, इसके अलावा और भी सर्विसेज हो सकती है जो पब्लिक सेक्टर्स में आती है। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड क्लास में लगभग पूछा जाता है। हर बार ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आप प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स में आपको अंतर बताना होता है, या फिर इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आपको डिफरेंस करना पड़ता है। तो दोनों जो आपके ये क्वेश्चन बनते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर्स में डिफरेंस करना और एक ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में डिफरेंस करना। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने से हमने आपको ये एक्सप्लेन किया है। चलते हैं हम टॉपिक के ऊपर और डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। स्वामित्व के आधार पर हम सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स में हम इसको डिवाइडेड कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर्स सार्वजनिक क्षेत्रक और प्राइवेट सेक्टर्स निजी क्षेत्रक। तो हम पढ़ते हैं, इसमें भी हम क्लासिफाई करते हैं इनको, इसको डिवाइडेशन करते हैं इसका, किस प्रकार ये दोनों सेक्टर्स जो है अलग अलग है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग है। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सेक्टर्स में क्लासिफाई करने का एक अन्य तरीका और हो सकता है। कैसे हो सकता है? एसेट्स का स्वामी और सर्विसेज की उपलब्धता के लिए रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है, इस आधार पर हम सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर्स में हम
इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो जो एसेट्स का जो ओनर है वो कौन है, गवर्नमेंट है या इंडिविजुअल है, उसके आधार पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा है प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, यानी जो सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, इसके आधार पर हम सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। इन द पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है? द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स। पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जो एसेट्स होती है उनका ऑन्स गवर्नमेंट होती है, यानी जो परिसंपत्तियां होती है उसकी मालिक सरकार होती है। पब्लिक सेक्टर्स में जो भी एसेट्स है, एसेट्स का मतलब यहाँ परिसंपत्ति से जो भी संपत्ति है, संपत्ति कोई सी भी हो सकती है आपके, जैसे पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, रोड्स है, ये जितनी भी एसेट्स है उनकी मालिक सरकार होती है। उनका जो ओन्स होता है वो गवर्नमेंट का होता है एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, और जितनी भी सर्विसेज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ये तो है पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर्स में जो एसेट्स होती है उसकी मालिक गवर्नमेंट होती है और ऑल द सर्विसेज प्रोवाइड कौन करवाता है? गवर्नमेंट करवाता है। इसके विपरीत इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स में ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। इसके विपरीत प्राइवेट सेक्टर्स में एसेट्स की जो ओनरशिप होती है वो किसी इंडिविजुअल्स के हाथ में हो सकती है या कंपनी के हाथ में हो सकती है। और इसके अलावा डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज की जो डिलीवरी करती है वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा हो सकती है या कंपनी के द्वारा हो सकती है। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स। तो पब्लिक सेक्टर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? एक तो रेलवे और एक है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, रेलवे की सर्विसेज, ये आपके पब्लिक सेक्टर्स में आएगी। बहरयाज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर प्राइवेटली ऑन्ड। और दूसरी तरफ हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर्स के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें एक एग्जाम्पल है टिस्को। ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, प्राइवेट सेक्टर्स का एग्जाम्पल बताइए, या ऐसे पूछा गया था कि टिस्को जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी है या पब्लिक सेक्टर्स की कंपनी है। ये अभी पूछा गया था एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। तो टिस्को किस में आएगी? टिस्को आपके प्राइवेट सेक्टर्स में आएगी। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये आपके प्राइवेट सेक्टर्स का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, ये भी प्राइवेट सेक्टर्स का एग्जाम्पल है। तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं जिनका जो निजी स्वामित्व में है, निजी हाथों में इनकी कमान है। तो इस प्रकार इन दोनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं। और भी हम डिफरेंस कर सकते हैं इसमें। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनकी जो एक्टिविटीज है उनका मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स कमाना होता है। प्राइवेट सेक्टर्स का जो ध्येय होता है, जो मोटिव होता है, जो गोल्स होता है, वो केवल लाभ अर्जित करना होता है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। और इन सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए हमें इंडिविजुअल्स को या कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो इस प्रकार का जो लाभ कमाना जो उद्देश्य होता है वो पब्लिक सेक्टर का नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर्स का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं होता है। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट।
यानी इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं, इस प्रकार की जो सर्विसेज होती है, उनके उनको उनकी भरपाई करने के लिए जो है गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या अन्य तरीके जो है वो अपनाती है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। अगर हम आधुनिक दिनों में देखें तो गवर्नमेंट सभी तरह की एक्टिविटीज पर व्यय करती है। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज? ये एक्टिविटीज क्या है? व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन सच एक्टिविटीज? और गवर्नमेंट इस प्रकार की एक्टिविटीज पर स्पेंड क्यों करती है? लेट अस फाइंड आउट। हम देखते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड रीजनेबल कॉस्ट। कई ऐसी प्रकार की चीजें हैं जिनकी नीड सोसाइटी के सभी मेंबर्स को होती है, लेकिन जिन्हें प्राइवेट सेक्टर्स उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करवाते हैं। ऐसी बहुत सारी थिंग्स है जिनकी सोसाइटी को नीड्स होती है, लेकिन वो चीजें प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं। वाई? क्यों? some of these need spending large sums of money। तो इसका कारण यह है कि इनमें से कुछ चीजों के ऊपर अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है, विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर्स की क्षमता से बाहर होती है, यानी इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर्स वाले स्पेंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो सर्विसेज होती है उनको गवर्नमेंट को अवेलेबल या प्रोवाइड करवाना पड़ता है। आल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दीज फैसिलिटीज इज नॉट इजी। और इसके अलावा इन थिंग्स का इस्तेमाल करने वाले थाउजेंड्स ऑफ पीपल से पैसा इकट्ठा करना भी आसान नहीं है। प्राइवेट वाले या प्राइवेट सेक्टर्स वाले जो है पीपल से इतनी बड़ी संख्या में जो है मनी कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। इवन इफ दे डू प्राइवेट दीज थिंग्स दे वुड चार्ज ए हाई रेट फॉर देयर यूज। और यदि वे चीज़ों को अवेलेबल करवाते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूल करते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर्स वाले इस प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल करवाएंगे तो वो इसका हाई चार्ज वसूल करेंगे। एग्जाम्पल आर कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेज, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स etc। तो इस प्रकार एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि सड़कों का निर्माण करना, पुलों, रेलवे या बंदरगाह, बिजली आदि का निर्माण, बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। ये इस प्रकार के काम है जिसके ऊपर बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है, जो प्राइवेट सेक्टर्स के बूते की बात नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। इस प्रकार की सेवाएं इस प्रकार की सेवाएं जो है वो केवल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवा सकती है। दस गवर्नमेंट्स हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड एंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। इसलिए गवर्नमेंट ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन फैसिलिटीज को एंश्योर करती है, अवेलेबल करवाती है। देयर आर सम एक्टिविटीज, कुछ गतिविधियां हैं विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। द प्राइवेट सेक्टर may not continue their production or business unless government encourages it। और प्राइवेट सेक्टर्स उन प्रोडक्शन या बिजनेस को तब तक जारी नहीं रख सकते हैं जब तक कि गवर्नमेंट उन्हें एनकरेज नहीं करती है। तो इस प्रकार के बिजनेस है जिनको गवर्नमेंट जब तक इनकरेज नहीं करती है तब तक वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एज द कॉस्ट ऑफ जनरेशन may push up the cost of production of goods in many industries।
तो एग्जाम्पल देखते हैं। उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से इंडस्ट्रीज में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। बिजली की जो बिक्री होती है, बिजली सप्लाई होती है, उससे बहुत से इंडस्ट्रीज में गुड्स का जो उत्पादन होता है वो लागत में वृद्धि कर सकता है। अगर महंगी बिजली मिलेगी तो जो गुड्स का जो प्रोडक्शन होगा वो भी महंगा होगा। मैनी यूनिट्स, especially small scale units, might have to shut down, और अनेक यूनिट्स जो है, विशेषकर जो स्मॉल यूनिट्स है, वो शट डाउन हो सकती है, बंद हो सकती है। अगर बिजली की लागत ज़्यादा होगी तो बहुत सारी जो स्मॉल यूनिट्स है वो अपनी यूनिट्स को बंद भी कर सकती है। गवर्नमेंट हियर स्टेप्स इन by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford। तो यहाँ पर गवर्नमेंट उस दर पर बिजली उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए स्टेप्स उठाती है जिस पर ये इंडस्ट्रीज बिजली खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, और गवर्नमेंट जो है जो लागत है उसका कुछ पार्ट जो है वो खुद वहन करती है। सिमिलरली, इसी प्रकार से द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इसी प्रकार जो है गवर्नमेंट जो है फार्मर्स से व्हीट और राइस बाई करती है, MSP के ऊपर जो है वो इनको बाई करती है, खरीदती है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसके ऊपर फार्मर से व्हीट एंड राइस गवर्नमेंट खरीदती है। दिस इट स्टोर्स इन इट्स गोडान, और इसको वो गोडान में स्टोर करती है एंड सेल एट ए लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रो राशन शॉप्स, और इसके बाद में वो राशन शॉप्स के माध्यम से लोअर प्राइस के ऊपर कंज्यूमर को बेचती है। यू हैव रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9th। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जो फूड सिक्योरिटी वाला जो आपके चैप्टर था उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा था। The government has to bear some of the cost in this way. The government supports both farmers and consumers। तो इसकी कुछ राशि जो है वो गवर्नमेंट वहन करती है, इससे फार्मर्स को और कंज्यूमर्स को दोनों को सपोर्ट मिलता है। There are a large number of activities which are the primary responsibility of the government। इस प्रकार की अनेक जो है एक्टिविटीज़ है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी जो होती है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, तो इन पर गवर्नमेंट को जो है व्यय करना चाहिए। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है। तो एक तो हेल्थ और एक एजुकेशन फैसिलिटीज़, इन दोनों को पीपल को प्रोवाइडिंग करवाना, ये एक एग्जांपल है गवर्नमेंट का। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज इन द फर्स्ट चैप्टर। कुछ इश्यूज है जिनका हमने डिस्कशन किया था फर्स्ट चैप्टर में। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ये इस प्रकार के एग्जांपल है। प्रॉपर स्कूल चलाना और क्वालिटी एजुकेशंस जो है प्रोवाइड करवाना, पार्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर विशेष तौर से देखें तो प्राथमिक शिक्षा जो है सबको अवेलेबल करवाना इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते ही हो कि वर्ल्ड में इलिटरेट पॉपुलेशन के मामले में जो है वो इंडिया बड़ा है। यहाँ पर अधिकतर जो जनसंख्या है वो इलिटरेट है। सिमिलरली, इसी प्रकार से भी हम जानते हैं दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन आर मल न्यूरिस्ड, और हम ये भी जानते हैं कि
भारत के जो आधे से ज़्यादा बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार है, एंड ए क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, और उनमें से भी एक चौथाई बच्चे जो है वो क्रिटिकली इल है, बीमार रहते हैं। वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स, और हम मृत्यु दर के बारे में भी हमने पढ़ा है। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑफ उड़ीसा 45 और मध्य प्रदेश 47 इज हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जो मृत्यु दर है वो सबसे कम है उड़ीसा में 45 और मध्य प्रदेश में 47। गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो गवर्नमेंट को इधर भी ध्यान देना चाहिए, सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द पुअर एंड फूड न्यूट्रिशन, हाउसिंग फैसिलिटीज सबको प्राप्त हो। इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट ignored regions of the country through increased spending in such areas। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी कर्तव्य है कि वो बजट बढ़ाकर जो पुअर पर्सन्स है उनको, और देश के पूर्णतया जो उपेक्षित भाग है उनकी भी वो केयर करे। तो इस प्रकार जो है ये उनकी जिम्मेदारी है। ये हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस इन द ब्रैकेट में जो दिए गए हैं उनमें से आपको सही ऑप्शन जो है फीड करना है। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज पॉपुलेशन। सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है नहीं हुई है, तो हैज़ नॉट आएगा, यहाँ पर नहीं हुई है। वर्कर्स इन द सेक्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, यानी ऐसा क्षेत्र जिसके श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन सा सेक्टर्स है जिसमें जो वर्कर्स है वो गुड्स का प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो अब यहाँ पर टर्सरी आएगा। टर्सरी सेक्टर्स के जो वर्कर्स है वो गुड्स का प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी कौन से सेक्टर्स में मिलती है, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज? तो हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जॉब सिक्योरिटी प्राप्त होती है। प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। भारत में किस अनुपात में जो लेबर है वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो कितना प्रोपोर्शन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहा है? तो स्मॉल है या लार्ज है? तो हम जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, यानी बड़ी मात्रा में जो वर्कर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। कॉटन इज ए प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज ए प्रोडक्ट। तो ये आपको बताना। कपास एक उत्पाद है, कौन सा उत्पाद है? नेचुरल। कॉटन जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, एंड क्लॉथ इज ए मैन्युफैक्चरर्ड प्रोडक्ट है, ये आपको ध्यान रखना। द एक्टिविटीज इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट। तो इसमें क्या आएगा? इंटरडिपेंडेंट है। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो है देखना है, द सेक्टर आर क्लासिफाई इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर सार्वजनिक निजी क्षेत्र विभाजित है? तो ये आपके इसमें ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस के आधार पर जो है ये क्लासिफाई है। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन सेक्टर्स। एक वस्तु का अधिकांश से प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कौन से क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये आपके प्राइमरी सेक्टर्स की ये प्रोसेस है। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर। जीडीपी क्या है? किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं हम। तो इसमें से ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आएगा आपके
जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनका जो टोटल प्राइस है वो जीडीपी कहलाता है। In terms of GDP, the share of tertiary sectors in 2013-14 is between percent। तो जीडीपी के मदों में जो वर्ष था 2013-14, उसमें जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 22-30%, 32-40%, 50-60%, 60-70%। तो इसमें आपके क्या आएगा? 50-60%। तो ये अलग अलग हो सकता है ईयर के अनुसार। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग, फॉलोइंग को हमको मैच करना है, तो मैच करते हैं हम। अनएरिगेटेड लैंड किस में आएगी? अनएरिगेटेड लैंड जो होगी वो कंस्ट्रक्शंस ऑफ कैनल्स बाय द गवर्नमेंट। ये हो सकता है आपके सरकार द्वारा नहरों का निर्माण किया जा सकता है। जो असिंचित भूमि है उसके ऊपर कैनल्स के द्वारा जो है सिंचाई की जा सकती है। लो प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, फसलों का कम मूल्य, ये क्या कहलाएगा आपके? प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा खाद्यान्नों की वसूली, ये आपके लो प्राइस फॉर क्रॉप्स होगा। डेबिट बर्डन, कर्ज भार किसको कहेंगे हम? डेबिट बर्डन। डेबिट बर्डन जो है वो आपके होगा बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट विद लो इंटरेस्ट, कम ब्याज के ऊपर बैंक के द्वारा क्रेडिट देना, ये आपके होगा डेबिट बर्डन। नो जॉब इन द ऑफ सीजन, ये आपके आएगा सेटिंग अप एग्रो बेस मिल, complete to sell their gains to the local traders soon after harvest, यानी कटाई करने के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाएगी? आपके कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, ये इसमें आएगा आपके। नेक्स्ट है आपके इसमें फाइंड द ओड वन आउट एंड से वाई। इनमें से आप जो ओड है, जो अलग है, उसकी आपको पहचान करनी है। टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर, पोर्टर, तो इसमें आपके टूरिस्ट जो है वो ओड है। इसी प्रकार टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर, इनमें से ओड क्या है? इसमें आपके वेजिटेबल वेंडर जो है ये ओड है। पोस्टमैन, कोबलर, सोल्जर, पुलिस, कांस्टेबल, इनमें आपके ओड कौन सा है? तो इसमें आपके जो कोबलर है वो आपके ओड है, क्योंकि ये सारे सर्विस वाले हैं और ये अपना व्यवसाय खुद करता है। MTNL, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो, इसमें से ओड कौन सा है? इसमें ओड जो है वो आपके ये है ये जो एयरलाइंस है जेट एयरवेज, वो आपके इसमें ओड है।